Let's write cinema story. यार आज ना मैं आपको वो दर्द सुनाने आई हूँ जो मैंने झेला है, और यकीन मानो इस दर्द को झेलने के बाद मैं समझ गई हूँ कि लाइफ में सबसे बड़ी गलती शादी करना नहीं होती है, बल्कि बागी वोर जैसी फिल्म पहले दिन जाकर देखना होती है। समझ रहे ना आप बात को? इस मूवी को देखने के बाद एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि आदि पुरुष भी इस मूवी से ज्यादा अच्छी थी यार। ये मूवी फ्लॉप होने के बाद सबसे पहले तो टाइगर श्रॉफ का करियर, जो कि था ही नहीं, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और उसके बाद बागी फ्रेंचाइजी भी खत्म हो ही जाएगी यार। इस मूवी को देखने के बाद टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में अगर कोई काम दे रहा है ना, कोई मूवी दे रहा है, तो भाई उससे बड़ा पागल कोई नहीं है, उससे बड़ा नेपोटिज्म तो सपोर्ट करने वाला कोई बंदा नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दो नहीं बल्कि भैया टाइगर भैया की मूवी इतनी क्रिंज लेवल की थी कि 8 रीजन है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कि बागी वोर सबसे घटिया मूवी क्यों है, और क्यों मैं कह रही हूँ कि आदि पुरुष इससे ज्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। वीडियो को पूरा देख लेना, सपोर्ट करो भाई यार। देखो मतलब सोचो, आदमी पैसे खर्च कर रहा है, टाइम दे रहा है, और बदले में मिल क्या रहा है? टाइगर श्रॉफ का वही पुराना एक्सप्रेशन, हरनाज संधू का ऐसा डेब्यू तो शायद वो खुद भी भूलना चाहेंगी। सोचेंगे कि भाई मैंने इस मूवी में काम क्यों कर लिया, मैं एक्टिंग में क्यों आ गई। आदि पुरुष में एक बार को हम ये तो कह सकते हैं कि यार प्रभास ने एक्टिंग करने की अच्छी कोशिश की थी, राम के रोल में जज नहीं रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन एक्टिंग यहाँ पर इस मूवी में टाइगर श्रॉफ की है ही नहीं यार। अंदर जैसे भैया इधर उधर उछल रहे हैं। एक्टिंग के नाम पर अर्जुन कपूर को भी इन्होंने माफ कर दिया है यार, सिर्फ उछलने कूदने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये मूवी अगर फ्लॉप हो रही है तो उसके सबसे बड़ा रीजन है टाइगर श्रॉफ, और कोई नहीं हो सकता। करनी ही नहीं चाहिए थी भाई इस बंदे को ये मूवी, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, वो किसी काम के नहीं है यार। क्यों इस मूवी को उन्हें दिया गया? कोई अच्छा एक्टर इस मूवी को कर लेता तो शायद कुछ तो हो रहा था। दूसरा, इस मूवी के डायलॉग जिसने लिखे हैं, मैं कहती हूँ कि उसके हाथ काट दो, यानी कि साजिद भैया के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतने आलस भरे मूड के साथ इस मूवी के डायलॉग लिखे, तो लिखे कैसे? मतलब इतने आलस के साथ तो मैं अपनी ऑफिस की पीपीटी नहीं बनाती हूँ, बहुत से वीडियो ना देख ले, जितने आलस के साथ इन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। यहाँ पर सारे डायलॉग ऐसे है भैया अपना माथा पीट लो। ओपनिंग डायलॉग सुनकर ही मेरा तो मूड खराब हो गया था। टाइगर कह रहा है कि आजकल के जेनजी तो ज़ॉम्बी जैसे हो गए। भाई तुम भी ज़ॉम्बी जैसे ही हो, तुम्हारे मुंह पे भी एक्सप्रेशन नहीं है, बस तुम हा नहीं करते हो। ऐसा लग रहा है भाई कि ट्विटर पे से किसी बंदे ने जेनजी के खिलाफ कुछ लिखा और वहां से उठाकर भैया ने छाप दिया है। जब रोमांस का सीन आया तो बैकग्राउंड में पड़ा हुआ गुंडा कहता है कि दिल के तार जोड़ना बंद करो, मुझे करंट लग रहा है। या खुदा डायलॉग जिसने भी लिखे हैं, क्रिंज लेवल जिसने भी, ये भिखारी राइटिंग जिसने भी लिखी है, उसके हाथ काट दो। इससे ज्यादा व्हाट्सएप और पीजे जोक्स मैंने कहीं नहीं सुने, सब उठाकर इसी में डाल दिया यार। तीसरा यार, मैं ये सोच रही हूँ कि इस मूवी की डबिंग क्यों कराई है यार। हाँ डबिंग भाई डबिंग में इतनी गड़बड़ है जैसे आवाज किसी और की और मुंह किसी और का। मतलब कैरेक्टर बोल रहा है और साउंड आधे सेकंड बाद आ रहा है। एक पल को लगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे कोई टर्किश डब हिंदी में कंटेंट देख रही हूँ यार। मुझे लगता है कि मूवी के सारे क्रिएटर्स का साबुन ना काफी ज्यादा स्लो है। जब इतना सब कुछ खराब हो चुका था तो वीएफएक्स से मैं कैसे उम्मीद रख सकती थी यार। इतने सस्ते वीएफएक्स है कि मेरे घर के पंखे की परछाई भी इनसे बेहतर लगती है। एक्शन सीन में कार ट्रक से टकराती है और अगले ही सीन में शॉट बिना वजह से वो गायब हो जाती है। रेलवे ट्रैक पर पटरी दिखाई नहीं देती। भाई ये क्या हो रहा है? क्या लॉजिक है? किस तरीके से एडिटिंग करने वाले बंदे ने एडिटिंग की है? मतलब कौन सा सस्ते नशे करके ये मूवी बनाई गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। और रही बात परफॉर्मेंस की, खैर वो है ही नहीं। टाइगर श्रॉफ 1 2 3 एक्सप्रेशन लेकर गुस्सा, उदासी, मैं बहुत कूल हूँ वाला चेहरा लेकर हरनाज संधू के साथ क्रिंज डेब्यू करते हैं। और सबसे बड़ी गलती है कि भाई संजय दत्त को हर जगह भड़काऊ गुंडा क्यों बना दिया जाता है? वही चिल्लाना, वही गालियां, एकदम कॉपी पेस्ट, कुछ नया नहीं। और सबसे मजेदार भाई, जो कुछ अच्छे टैलेंट इनके पास थे उनको इन्होंने वेस्ट कर दिया। सौरभ सचदेवा, उपेंद्र, सुदेश लहरी जैसे कलाकारों को फिल्म में लिया, लेकिन इस्तेमाल ढंग से नहीं किया गया। बैकग्राउंड में पेड़ की तरह इन्हें खड़ा कर दिया। क्यों लिया था भाई? अगर प्रॉप से चाहिए थे तो थर्माकोल से बना लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते। और फिर आती है इस मूवी की सबसे बड़ी चीज, हिंसा, खून खराबा, काट छाट। लेकिन क्यों? कोई लॉजिक नहीं है। ए सर्टिफिकेट इस मूवी को दिया गया है तो इसके नाम पे चलो भाई खून खराबा डाल देते हैं, दिखा दो खून। मतलब फालतू का क्रिएट करने की कोशिश की गई है यार। इन्हीं खून खराबे की वजह से मन कर रहा था सारे क्रिएटर का माथा फोड़ दूं मैं आज, जिन्होंने ये मूवी बनाई है। कहानी के साथ कोई जुड़ाव नहीं, बस मार धाड़ किया जा रहा है, गाने आ रहे हैं जा रहे हैं। फिल्म की हालत ऐसी है कि जैसे थोड़ी सी स्टोरी बन रही थी तभी अचानक से कोई बेमौके पे गाना आ गया, रोमांटिक सीन चल गया, बैकग्राउंड में डीजे वाला गाना आ रहा है। एक्शन सीन बन रहे हैं लेकिन उनमें कुछ अच्छा एक्शन है नहीं। और रही बात गानों की, तो फिल्म की रफ्तार को बस तोड़ते हैं। मैं सोच रही थी भाई
कि क्यों ये सब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये जितने पैसे इस मूवी को बनाने के लिए लगाए हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को दे देते, या फिर इंस्टा शॉर्ट्स में जो आजकल लोग कहानी क्रिएट कर रहे हैं उन्हें दे देते, वो ज्यादा अच्छा बना लेते। और सबसे बड़ी बात, जो एक कॉमेडी करने की कोशिश की है, कॉमेडी आपकी पूरी मूवी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा देखकर लग रहा था पूरी मूवी को जैसे डायरेक्टर और राइटर ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, और एक बोला कि भाई मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है, दूसरे ने कहा ठीक है मैं शूट कर दूंगा, लेकिन दोनों साथ में बैठकर बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। जब फिल्म बनने लगी तो पूरा काम एआई को दे दिया गया, जिसने गूगल से रैंडम डायलॉग, सीन और गाने उठाकर जोड़ दिए। एक बात बताऊं, बागी 4 देखकर मुझे वो मीम याद आ गया, इतना बुरा मत बनो कि लोग आदि पुरुष को भी अच्छा समझने लगे। सच में ये फिल्म उसी लेवल की डिजास्टर है। फिल्म खत्म होने तक हालत ऐसी थी कि पूरा हॉल खाली हो चुका था। पॉपकॉर्न बेचने वाला बंदा भी निकल गया और मुझे कह रहा था कि तू भी चला जा, नहीं तो तेरे कानों से खून आ जाएगा। किस गुनाह की सजा मिली है यार मुझे तुमसे प्यार करने की? अब प्यार मैंने तुमसे किया है, 8 रीजन बताए मैंने तुम्हें क्यों ये सब पूरा का पूरा जो रायता फैला है, क्यों फैला है। 1983 में बॉलीवुड में एक ऐसा डेब्यू हुआ जिसने सबको एक्साइटेड कर दिया। उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल पहली बार बड़े पर्दे पर आने वाले थे। फिल्म थी बेताब और इस फिल्म ने हिस्ट्री बना। साल 2025 में यही एक्साइटमेंट फिर से आया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपना डेब्यू करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आर्यन भी सनी देओल की तरह धमाकेदार एंट्री करेंगे, और क्या उनकी जर्नी भी उतनी ही लंबी और सफल होगी जितनी सनी पार्टी की थी। तो देखो 1980s का टाइम कुछ और ही था यार। वो टाइम सच में धर्मेंद्र उस समय ही मैन कहलाते थे। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब में धमाल मचाते थे। ऑडियंस उन पर जान छिड़कती थी। ऐसे में जब बेताब रिलीज हुई तो लोगों को लगा कि धर्मेंद्र का असली वारिस आ गया है। सनी देओल ने अपनी पहली ही फिल्म से दिल जीत लिया। स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार डायलॉग डिलीवरी और मासूम रोमांस सब कुछ था उसमें। बेताब बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और सनी ने रातों रात अपने आप को स्टार बना लिया। लोग कहने लगे कि ये लड़का बॉलीवुड में लंबा चलेगा। लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ डेब्यू से करियर नहीं बनता है, सनी को भी ये सब साबित करना पड़ा। उन्हें 1995 में यूथ आइकन का टैग भी मिल गया। त्रिदेवी 1989, घायल 1990 से एक्शन हीरो भी बन गए। घायल ने तो नेशनल अवार्ड तक दिला दिया। 90s और 2000 तक सनी पाजी का नाम एक्शन का पूरा दूसरा एक वर्ड ही बन चुका था कि भाई एक्शन होगा तो ये होगा, 2.5 किलो का हाथ नहीं होगा तो मूवी हिट नहीं होगी। आज भी ये सब डायलॉग फेमस है। हाँ, बीच में डाउनफॉल भी आया, कुछ फिल्में नहीं चली, नए एक्टर्स आए, लेकिन फिर भी सनी ने खुद को प्रूव कर दिया। यही उनकी एक लेगेसी है, मेहनत और कंसिस्टेंसी है। अब 2025 में सिचुएशन अलग है। शाहरुख खान आज भी किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं। पठान और जवान जैसी फिल्मों से उन्होंने अपना कमबैक किया और साबित किया कि उनका चार्म एवरग्रीन है, कभी खत्म नहीं हो सकता। अब आर्यन खान की बारी है, लेकिन उनका रास्ता सनी से अलग है। सनी ने सीधा एक्टिंग से शुरुआत की। आर्यन पहले राइटिंग और डायरेक्शन में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और अब ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहती है। लेकिन आर्यन के लिए प्रेशर ना कहीं ज्यादा है। शाहरुख खान सिर्फ एक्टर नहीं है, एक फिनोमिना है। उनकी रोमांटिक इमेज, डायलॉग, स्टारडम्स, बहुत कुछ बड़ा लेगेसी बन चुका है सब कुछ। आर्यन के लिए लेगेसी दमदार रखना एक बर्डन जैसा है। एक तरफ एक्साइटमेंट हाई है और दूसरी तरफ कंपैरिजन से बचना नामुमकिन है यार उनके लिए। सनी के समय ऑडियंस सिंपल थी, फिल्म पसंद आई तो क्लैप, नहीं आई तो रिजेक्ट। सोशल मीडिया नहीं था, रिव्यूज का असर नहीं था, सिर्फ अखबारों तक सब सीमित था। लेकिन आर्यन के लिए अब गेम बदल चुका है। अब हर सीन, हर एक्सप्रेशन मीम बन जाता है यार। तुम लोग ही तो हो बनाने वाले। पहले ही दिन सोशल मीडिया पर जज कर दिया जाता है आर्यन हिट है या फिर फ्लॉप है। ये फर्क आर्यन की जर्नी को और मुश्किल बना देता है। सनी को प्रूफ करने में इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन यहाँ तो फैसला पहले वीकेंड पर सुना दिया जाता है, या यूं कहें 2 ही 3 दिन में। तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि सुपरस्टार का बेटा होना एक बड़ा मौका है, लेकिन करियर में लंबा चलने के लिए मेहनत और टैलेंट चाहिए। सनी पाजी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने बेताब से शुरू किया और अपने दम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए हैं। लेकिन आज अपने आप को साबित करने के लिए भाई हर कोशिश कर रहे हैं, अपना पुराना नॉस्टैल्जिया भी जिंदा कर रहे हैं। अब आर्यन खान के सामने वही रास्ता है, या तो अपने पिता शाहरुख खान की लेगेसी को आगे बढ़ाएं या फिर अपने आप को स्टार किड से बाहर निकाल फेंके और अपना एक अलग ही साइड दिखा दे। तो मेरा सवाल आपसे है, आर्यन खान का फ्यूचर कैसा होगा? सनी पाजी जैसा सुपरहिट जर्नी जैसा होगा या सिर्फ नाम का बोझ होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।